और आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए हैं उनको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की और आतंक के सर्वनाश का प्लान तैयार कर लिया है। और इसको लेकर उन्होंने 16 जून को एक बैठक भी बुलाई है। कैसे होगा आतंक का सर्वनाश, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने से वहां लौट रहे अमन चैन ने आतंकी और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं की नींद उड़ा दी है। यही वजह है कि बौखलाए आतंकी अलग अलग जगहों पर हमले कर घाटी में दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को दहशत फैलाने की इस साजिश को नाकाम करने के लिए अब केंद्र सरकार भी मैदान में उतर चुकी है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने घाटी में हुए आतंकी हमलों की समीक्षा के लिए बैठक की। इस दौरान बैठक में अधिकारियों ने हाल ही में हुए 4 आतंकी हमलों की जानकारी गृह मंत्री शाह को दी। शाह ने श्रद्धालुओं पर हमले को कायरतापूर्ण बताते हुए इसकी न सिर्फ निंदा की बल्कि इसमें शामिल आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा को देखते हुए 16 जून को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, सेना प्रमुख मनोज पांडे, आईबी और रॉ चीफ सहित पैरा मिलिट्री फोर्सेस के डीजी को भी बुलाया गया है। माना जा रहा है कि 16 जून की बैठक में अमरनाथ यात्रा के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जाएगा, जिससे आतंकी अमरनाथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के आसपास भी न भटक पाएं। दिल्ली में बैठक के अलावा जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। जिन जगहों पर आतंकियों ने हमले किए हैं उस पूरे इलाके की कॉम्बिंग की जा रही है, जिससे छिपे हुए आतंकियों को बाहर निकाला जा सके। सेना के जवान संदिग्ध इलाकों की तलाश के साथ साथ वहां से गुजरने वाले लोगों की सघन तलाशी कर रहे हैं। यहां से आने जाने वाली गाड़ियों को भी अच्छे से चेक किया जा रहा है, जिससे कोई भी आतंकी बचकर भाग न सके। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों की जवाबी कार्रवाई की मांग उठ रही है और यही वजह है कि सरकार आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चला रही है। और अब देखने वाली बात यह है कि सरकार आतंकी और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को कैसे जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले चुके हैं, लेकिन लगातार जो सियासी हमले हैं वो अभी भी जारी हैं। आप देखिए, महाराष्ट्र की सियासत को लेकर जुबानी तीर शुरू हो गए हैं। उधर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर किस तरीके से पलटवार कर रहे हैं, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरं का, खलनायक देवेंद्र फडणवीस थे महाराष्ट्र में, उसका पराभव जनता ने किया। इसलिए जोकर ने अपने औकात के हिसाब से बात करना चाहिए। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच महाराष्ट्र की सियासत में बयानबाजी उफान पर है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जुबानी तीर चला रहे हैं। चुनावी सफलता से गदगद उद्धव गुट के नेताओं ने जब देवेंद्र फडणवीस को निशाना बनाने की कोशिश की तो बीजेपी ने उसी के अंदाज में करारा जवाब दे दिया। जैसे ही संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर नेता देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करने के लिए बयानों का सहारा लिया, बीजेपी नेताओं ने संजय राउत के खिलाफ एक सुर में मोर्चा खोल दिया। जवाबी हमला करते हुए बीजेपी विधायक नितेश राणे ने संजय राउत को जोकर बताया। संजय राउत ये महाराष्ट्र के राजनीति का खुद जोकर है। अगर आपको अभी हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब विलन लगते हैं तो फिर आप कलीना के हयात में उनको क्यों मिलने गए थे, कौन से विषय को मिलने गए थे? तभी आपको देवेंद्र फडणवीस साहब विलन नहीं लगे। तो इसलिए जोकर ने अपने औकात के हिसाब से बात करना चाहिए। 24 के चुनावी महासंग्राम में मोदी को रोकने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था। इंडी गठबंधन में शामिल सभी दलों का मकसद एक था, लक्ष्य था किसी भी तरह से मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकना। लेकिन विपक्ष जब अपनी चाल में कामयाब नहीं हो सका तो अब बदजुबानी पर उतर आया है। हार से बौखलाए उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बीजेपी नेताओं को महाराष्ट्र की सियासत में विलेन बता दिया। जिस प्रकार की गंदी राजनीति के बरं का, खलनायक देवेंद्र फडणवीस थे महाराष्ट्र में, उसका पराभव जनता ने किया है। बीजेपी 23 सीट थी, 9 पर आई, उसके जिम्मेदार देवेंद्र फडणवीस है।
पार्टी तोड़ो, मिस यूज ऑफ पावर, मिस यूज ऑफ एजेंसी, राजकीय विरोधकों को जेल में डालो, हाँ, उनके ऊपर गलत तरीके से इल्ज़ाम लगाओ, ये सब ये हमारी महाराष्ट्र की परंपरा नहीं थी राजनीति की। ये देवेंद्र फडणवीस ने शुरू किया है, तो रोने दो उनको। इंडी गठबंधन में शामिल विपक्षी पार्टियों पर वोट बैंक के लिए ध्रुवीकरण के आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी विधायक हितेश राणे ने आरोप लगाया कि उद्धव गुट और कांग्रेस के नेता मुंबई में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं। इन पार्टियों ने घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाया है, जिससे चुनाव जीता जा सके। सिमी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का ये एजेंडा ही है कि हमारे देश को 2047 को इस्लाम राष्ट्र बनाना। देश के खिलाफ ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके खिलाफ आवाज उठाना ही चाहिए, क्योंकि कल जो पाकिस्तान में चीजें आज हो रही है वो कल हमारे देश में होना चालू हो जाएंगी, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी के माध्यम से। 3 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का चेहरा बन सकते हैं। इसलिए विपक्ष ने अभी से फडणवीस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि राज्य में अभी एनडीए की सरकार है और पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन भी शानदार था। ऐसे में विपक्ष को इस बयानबाजी से कितना फायदा होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।